तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पब्लिक इलेक्शन रामकरण चैनल में आप लोग का दिल खोल कर स्वागत है। तो कैसा चल रहा है आप लोग का प्रैक्टिस सेट और तैयारी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सही ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने कल पार्ट ए प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया और आज जो है पार्ट 2 जो हम लोग कवर करेंगे। तो जो प्रैक्टिस सेट आज दूसरा है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो है वो अभी 2020 से सिलेक्टेड जो सेकेंड शिफ्ट का था उससे सिलेक्टेड जो प्रश्न लिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसको हम कैसे करेंगे, तो चलिए आज पार्ट 2 के वीडियो में हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लेकर चलते हैं प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, आज का जो प्रश्न एक है आज का जो प्रश्न है एक है वह आज का, आप लोग इसे पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 1 को क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि हेनरी एक कंपनी में काम कर रहा है। उसके मासिक वेतन में से 25% घर के किराए के रूप में और 15% बच्चों की शिक्षा पर और 18% अन्य मदों पर खर्च हो जाता है। यदि उसकी मासिक बचत कितनी है, 7560 है, तो उसका मासिक वेतन क्या होगा। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न कैसे करते हैं। ऐसे प्रश्न करने के लिए हमें क्या करना होता है कि अगर शेष नहीं दिया हो, अगर इसमें शेष की बात ना की गई हो, रिमेनिंग की बात ना की गई हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, सभी खर्च प्रतिशत को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के बाद जो बचता है वो बचत हम 100 में से, यानी कुल आय 100 में से हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो वहाँ से हम उसके बराबर बचत के बराबर कर देते हैं। तो दोस्तों, उसको कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो उसका मासिक वेतन है वह 25% घर के किराए पर कितना है, 25% घर के किराए पर और जो है 15% बच्चों की शिक्षा पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, और जो है 18% अन्य पर, 18% अन्य पर। टोटल खर्च कितना हो रहा है देखते हैं यहाँ से। टोटल खर्च 5 5 10 और कितना होता है 18, हासिल 1 4 और कितना होगा 5, 58% ये क्या होता है, खर्च कर देते हैं। तो हमारी कुल आय कितनी होती है, जो हमारी कुल आय है यानी इनकम है वह कितनी है, वो है 100। ठीक है दोस्तों, 100 में से यदि 58% खर्च कर चुके हैं तो बचेगा कितना, हम कहेंगे 42% बचेगा। ठीक है दोस्तों, और हमारे अनुसार 42% बचत है और उसके अनुसार 7560 जो मासिक बचत है कितना है, देखेंगे यहाँ से 7500 कितना है, 60 है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखेंगे कि कितना प्रतिशत है, 42% का मान इतना बचत, तो हमारी कुल आय कितनी होगी। क्वेश्चन में पूछा है उसका मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन हम कितना माने हैं, 100। अब यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा, काटिए आप लोग। 7 छक 42, यहाँ से काटेंगे 7 एकम 7 और 7 बटे 56, 180 बार में, अर्थात 1080 बार में कट गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से काटेंगे 6 से, तो यहाँ से काटेंगे 6 एकम 6 और 6 बटे 48, यानी 18 बार में यह पूरा 180 बार में यह 42 से कट गया। तो हमारा जो मासिक वेतन निकल कर आता है वह कितना आता है दोस्तों, तो कितना आएगा 18,000 रुपये। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है, इसका जो मासिक वेतन है वो 18,000 है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन है आप लोग को पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 2 को आप लोग पढ़िएगा और उत्तर देने का प्रयास करिए और समझिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 को आप लोग पढ़िए, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा प्रश्न नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है प्रश्न नंबर 2 कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का, क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 1/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 40% की छूट हुए बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों, लाभ प्रतिशत, ये जो प्रश्न है ना बहुत खतरनाक प्रश्न है और यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लोग कैसे करेंगे आइए इसको एक बार बहुत ध्यान से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य से 32% अंकित करता है। तो पहले देखेंगे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, यहाँ तक हम सवालों को करते हैं। देखिए क्रय मूल्य मेरा कितना है 100, ठीक है, इससे 32% का क्या कर रहा है, सॉरी दोस्तों, 32% का क्या कर रहा है, 32% का अंकित कर रहा है। तो देखिए 132 रुपये इसका क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 132 रुपये इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए 132 हो जाता है और कह रहा है, ठीक है दोस्तों, और कह रहा है क्वेश्चन में, वह 3 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर
तीन वस्तुओं को, 3/5 वस्तुओं को। तो देखिए 3/5, तो इसमें से 5 में से 3 वस्तुओं पर वह क्या कर रहा है, 100 अंकित मूल्य कितना है, 132 रुपये। और 132 रुपये का जो 3 वस्तुओं को बेचेगा तो वह कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3, 396 रुपये जो हो जाएगा। एक वस्तु का दाम 132 रुपये, तो 3 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 396 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि 1/5 वस्तुओं पर अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। तो देखिए हमारा जो 3/5 और 1/5 क्या बोलेंगे, 3/5 और 1/5 का जो वस्तुओं की जो संख्या होगी, इसमें टोटल वस्तुओं की संख्या इन दोनों से कटने वाली कितनी हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी। तो कह रहा है कि 1/5 वस्तुओं का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो देखिए 5 वस्तु है, इसका 1/5 निकालेंगे कितना होगा, 5 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी 1 आएगा, 1 वस्तु आएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 1/5 से भाग देंगे 5 में, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक वस्तु पर वो क्या कर रहा है, 20% की छूट दे रहा है। किस पर, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 132 रुपये। ठीक है, इस पर 20% का छूट दे रहा है, अर्थात 80% वह दे रहा है ग्राहक को। ठीक है, इससे काटेंगे यहाँ से तो 4 बटे कितना आता है, 5। और यहाँ से हम काटेंगे, इसको गुणा करते हैं, कितना आता है, तो 4 दूनी 8। ठीक है, और 4 3 12 और 4 एकम 4 1 5 बटे कितना हो जाएगा, 5। इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, तो 5 एकम, यहाँ से काट, यहाँ मान लिखते हैं, यहाँ पर कितना आता है, 5 एकम 5। और यहाँ से देखते हैं, हाँ 5 5 25 और 5 6 30, ये हमारा एक वस्तु का मान आ गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में आगे, ध्यान से पढ़िएगा, और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 40% का छूट देता है। तो शेष वस्तु कितना है, देखिए 3 1 कितना हो गया, 4 वस्तु हो गया, शेष वस्तु बचा कितना है, 1। इस पे अब क्या कर रहा है, 132 पर, इसी के अंकित मूल्य पर अब क्या कर रहा है, 40% का छूट दे रहा है, यानी 60% उसे दे रहा है। 100 में से अगर 40% घटाएंगे तो कितना होगा, 60%। अब यहाँ से 60% हम निकालते हैं, यहाँ से काटेंगे, इसका गुणा करते हैं हम, कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 6 3 18 1 19 और 6 एकम 6 और एक कितना होता है, 7। एक जीरो है तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो अब यहाँ से देखते हैं 5 वस्तुओं का जो हमारा मान है वह कितना आता है, 5 वस्तुओं का। यहाँ से हम जोड़ेंगे तो देखिए इसको जोड़ते हैं, और ये एक वस्तु का, और ये मतलब ये 2 है एक वस्तु का, तो 6 दून कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाता है, कितना हो जाता है, 6 2 8 हो जाता है दशमलव। यहाँ से देखिए 6 6 5 11 11 9 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, अब यहाँ से हासिल कितना होता है, 2। यहाँ से देखिए 7, हाँ 7 हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 7 और 9 कितना होगा, 16, 16 2 कितना होता है, 18। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 18। और हासिल कितना बचा, 1। यहाँ से देखिए 1 और यहाँ पर 1 2 और 2 1 कितना होता है, 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए 3 और 3 1 कितना होता है, 4 और 4 1 कितना होगा, 5। यानी 580 दशमलव कितना आ गया, 580.8 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसको फिर से लिखते हैं, 580 दशमलव कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए एक वस्तु का दाम कितना है, 100 रुपये है, तो 5 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, अब देखिए लाभ कितना हो रहा है, 80.8 का लाभ हो रहा है। ठीक है, और बटे में किसके ऊपर लाभ हो रहा है, 500 के ऊपर, और तो 100 का मान कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हटाते हैं इसको, 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से काटेंगे 5 से, तो देखिए यहाँ से काटते हैं, आता कितना है, 5 एकम 5 5 6 30 और दशमलव, सॉरी 5 एकम 5, यहाँ से आएगा कितना, 5 एकम 5 3 बचा, यहाँ पर 5 6 30 हो जाता है, बटे में 10 रहेगा, और यहाँ से बचेगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और दशमलव 6 दशमलव 5 6 30। अब यहाँ से दशमलव हटेगा और ये जीरो हटेगा, तो यहाँ पर एक दशमलव बढ़ जाएगा। तो हमारा यहाँ से निकल कर आता है कितना, 16.16% का लाभ। हमारा जो लाभ निकल कर आता है वो कितना आता है, 16.16% का लाभ होता है। तो दोस्तों ये होता है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको सॉल्व करने का बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ठीक है दोस्तों, बस इसमें समझने वाली बात है कि आप पूरे वस्तुओं को एक एक करके आप लोग निकालेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इसको बस इसका आप अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। इस पर 2-4 प्रश्न नहीं, 10-10 प्रश्न आप लोग सॉल्व करिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और कम समय में आप कवर कर लेंगे। यही जो प्रश्न है हमें एग्जाम में समय लगाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, प्रश्न नंबर 3 को पढ़िए, क्या कह रहा है। देखिए पार्ट 1 में हम कराए थे किस्त वाले प्रश्न, और किस्त वाले प्रश्न हर एक एग्जाम में भर भर कर दे रहा है। ठीक है ना दोस्तों,
तो हम आज का जो प्रश्न है वह किस्त पर आधारित तीसरा प्रश्न है। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, पढ़िए। एक ऋण का भुगतान 5,808 की 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जिसकी गणना वार्षिक तौर पर होती है 10% वार्षिक है, तो ऋण का कुल राशि कितना होगा। ठीक है ना दोस्तों, इसको कैसे करते हैं, यहाँ पर राशि आपकी बार पूछा है। तो देखिए 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, तीसरा नंबर 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1 बटा कितना होता है 10 होता है। ठीक है दोस्तों, 10 से वो बढ़कर कितना हो जा रहा है किस्त 11। और अगली बात जो होता है इनका वर्ग होता है दूसरी, तो 10 का वर्ग कितना होता है 100 और 11 का वर्ग कितना होता है 121 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो 2 समान किस्तें हैं तो इसको भी समान करेंगे 11 से गुणा करके। ठीक है दोस्तों, इसको करेंगे, यहाँ से हमारा निकल कर आता है 110 और यहाँ से हमारी जो राशि निकल कर आ जाती है कितनी आती है 210 हो जाती है। और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 242, 121 और 121 कितना हो जाएगा 242। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए हमारा क्वेश्चन में जो पूछा है कुल राशि पूछा है, तो कुल राशि जो हमारी कितनी है वह कितनी है 210 है। और 210 का मल्टीपल ही हमारा क्या होगा आंसर, अर्थात 7 का मल्टीपल जरूर होगा। 7 और 3 का मल्टीपल ऑप्शन में जरूर होगा। ऑप्शन में कैसे चेक करेंगे, तो देखिए पहले ऑप्शन में चेक करते हैं कि 7 एकम 7, 3 बचा और 38 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर ये नहीं कटेगा। फिर आगे देखते हैं दूसरे पर 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, ऑप्शन नंबर बी कट रहा है, 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28, जो बी ऑप्शन नंबर बी कट रहा है। सी को देखते हैं कि सी को कैसे हल करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 बचा 5 हो जाएगा 54, 7 7 49, फिर ये फिर 45 54 55 हो जाता है, ये अभी नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, आप चौथे ऑप्शन पे देखते हैं, ये तो एकदम नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन के माध्यम से आप भी कर सकते हैं। तो इसको बेसिक से कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। ठीक है ना दोस्तों, कैसे करेंगे, तो देखिए प्रत्येक किस्त का मान कितना दिया है, यानी 121 का मान कितना दिया है 5,808 दिया है। कितना दिया है 5,808 दिया है 121 का, तो एक का मान कितना होगा, इसमें हम 121 का 121 का भाग देंगे तो काटेंगे 11, 11 में 121 और 11 पचे 55 हो जाता है, हमारा 3 बचता है, 11 दूनी 22 और 11 बटे 88। अब इससे 11 काटेंगे 11 से, तो 11 चौक 44 बचा कितना 8 और 11 बटे 88, यानी एक का मान 48 आ गया। तो हमें पूछा है कि 210 का मान, यानी मूल राशि का मान कितना पूछा है, तो इसमें हम गुणा करेंगे 21 बटे 168, जीरो उतर जाएगा, 21 बटे 168 बचा 16, 21 चौक 84 और 16 कितना होता है 84 और 16 कितना होता है 100, 84 21 चौक 84, सॉरी यहाँ पर हम पढ़े हैं, एक जीरो तो उतर गया है, 21 बटे 168 होता है, हासिल कितना बचता है 16 और 21 चौक 84 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच करता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन किस्त वाला समझ में आया होगा। ठीक है ना दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, पसंद आ रहा है ना, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। ठीक है ना, देखिए आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी हम लोग का इंक्रीज हो और हम लाइव पढ़ाने का कोशिश करें। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए ये सब आपके सपोर्ट के हिसाब से हो सकता है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो चैनल है वो लाइव आने का हमें मौका मिलेगा और हम जो है आप लोगों के साथ लाइव जुड़कर पढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बस आपका सपोर्ट का ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि एक 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार की एक वर्गाकार टाइल्स को लगाया जाना है। पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से अधिकतम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये जो है प्रश्न बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन ये जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है इसको हम इम्पोर्टेंट देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह टाइल्स हर एक जब वर्गाकार की बात करता है तो इसको हम कैसे लगाते हैं, देखिए कह रहा है कि यहाँ पर देखिए जब वर्गाकार की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ से कितना दिया है, लंबाई कितना दिया है, कितना दिया 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, 50 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई दिया है वो कितना दिया है 4 मीटर दिया है। अब देखते हैं हम इसको कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में। ठीक है दोस्तों, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 350 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 350 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर में, अर्थात 4 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे 400 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम
एक भुजा निकालने के लिए, किसी भी वर्गाकार का एक भुजा निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें इन सबका जो मान दिया था लंबाई चौड़ाई, उसका क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, यानी मौसा निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो इन सब का एचसीएफ कितना आ जाता है, हम कहेंगे 50 आ जाता है। कितना आ जाता है दोस्तों, 50। 50 इसको भी काट देगा और इसको भी। एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करना होता है, एचसीएफ हमारा निकल कर आ गया कितना, 50 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि एक वर्गाकार, एक कमरे का क्षेत्रफल से इसको कैसे लगाना है, एक कम मतलब टाइलों की संख्या लगाने के लिए या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल के क्षेत्रफल से हम यदि भाग दे देते हैं तो हमारा टाइलों की संख्या निकल कर आ जाती है। तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए, टाइलों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होता है, इनके क्षेत्रफल में 350 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर में यदि भुजा कितनी है, वर्ग, किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा के स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा कितना माना था, एचसीएफ कितना निकला था 50, और 50 भुजा के स्क्वायर मतलब 50 गुणे 50। अब यहाँ से तो चलिए दोस्तों, कमरे के क्षेत्रफल में यदि हम, तो दोस्तों कमरे के क्षेत्रफल में यदि टाइलों के क्षेत्रफल से हम भाग दे देते हैं तो हमें टाइलों की संख्या प्राप्त होती है। तो कितना आएगा, 1 से 1 5/40 हो जाता है। यहाँ से 1 कट जाता है, यहाँ से 5 7 35 हो जाता है। यदि 7 में 8 का गुणा करेंगे, 7 कितना होता है, 56। उसमें उस रूम में जो टाइलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 56। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आता है, ऑप्शन नंबर कौन सा आता है, बी करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग उसे सोल्व करिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग इसे लगाने का कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है एक गाय, क्या बोलेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में, एक गाय 20.5 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के चक्कर एक कोने, क्या बोलेंगे, मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई 10.5 मीटर है। तो घास के मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसमें गाय घास नहीं चर सकती। ठीक है ना दोस्तों, इसको कैसे लगाते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जो प्रश्न है बहुत सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन है। देखिए 2 फरवरी, क्या बोलेंगे, 2 दिसंबर 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है ना दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक वर्ग है। ठीक है ना दोस्तों, मतलब घास का मैदान है वर्गाकार। ठीक है, ये आयत बन गया अप्रोक्स, मान लीजिए आप लोग। ठीक है ना दोस्तों, ये एक वर्गाकार है, खेत है। ठीक है ना दोस्तों, घास का मैदान है जिसमें सभी ओर घास लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, सभी ओर क्या हुआ है, घास लगा हुआ है। इसमें क्या होता है कि एक कोने, मान लीजिए यहाँ पर हमने किसी गाय को बांध दिया। ठीक है, और ये क्या कि जहाँ तक उसका जो रस्सी था वहां तक घूमकर यहाँ से यहाँ तक ये क्या की चर ली, यहाँ के घासों को क्या कर लिया, चर लिया। और इसका जो त्रिज्या दिया है वो कितना दिया है, अर्थात जो लंबाई होती है रस्सी की वही हमारी त्रिज्या का काम करता है। तो कितना है, 10.5 मीटर। कितना है दोस्तों, 10.5 मीटर है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक गाय का जो 20.5 मीटर लंबी भुजा वाले, इसका भुजा कितना होता है, इसका जो भुजा है वो कितना दिया है, 20.5। कितना बोलेंगे, 20.5। इसको हम फ्रैक्शन करते हैं तो 41 बटे कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। कितना होगा, 41/2 को हम 20/5 अर्थात 20.5 लिख सकते हैं। तो भुजा का स्क्वायर कितना होता है, भुजा के स्क्वायर अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें, क्या बोलेंगे, इस वर्गाकार का क्षेत्रफल निकालें तो कितना आएगा, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आता है, 1681/4 हो जाता है भुजा का स्क्वायर अर्थात। ठीक है ना, ये पूरे मैदान का क्षेत्रफल हम निकाल लिए, जितना उसमें घास लगा था दोस्तों उसका हम टोटल क्षेत्रफल निकाल लिए। कितना है, 1681 बटे कितना है, 4। अब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक गाय बंधी हुई है और घूमकर इतना चल, इसका त्रिज्या कितना है, इतना है। तो देखिए यह एक त्रिज्यखंड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, त्रिज्यखंड का। तो जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वह कितना होता है, आप लोग बताइए। जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, सॉरी, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है दोस्तों, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, तो देखिए पाई का मान हम रखेंगे यहाँ से 22/7 और त्रिज्या हमारी कितनी है, 10.5 गुणे 10.5 और हमारा कोण कितना हो जाएगा, कोण जो थीटा होता है यहाँ जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए
90 डिग्री बटे कितना हो जाएगा 360। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो 2 जीरो हम बढ़ा देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यहाँ से काटेंगे तो 9 चौक 36 यानी 400 में यह पूरा पूरा कट गया। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे हम तो देखिए 5 बटे 40। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो 21 बचे 105, यहाँ से काटेंगे तो 16 बचे 80, यहाँ से काटेंगे तो 21 बचे 105, यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 11, और यहाँ से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 से काटे हैं, यहाँ से काटेंगे 2 से तो 8 आएगा। ठीक है, यहाँ से काट लेते हैं 7 तरीके कितना होता है 21। अब हमारा बचा कितना दोस्तों, यहाँ से 21 यहाँ 63 और गुणे कितना 11 बटे कितना बचा 8। ठीक है, इसको गुणा करते हैं तो कितना आता है, गुणा करिए तो 11 यहाँ 33 हासिल 3 11 चौक 66 और कितना हो जाएगा 69 बटे कितना होगा 8, कितना हो जाता है 8। अब देखिए जो हमारा त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना निकल कर आ जाता है, तो 693 बटे कितना होता है 8। ठीक है, अगर हम तो हमें निकालना है कि जितने घास का जो क्षेत्रफल है वह जितना चढ़ चुकी है। क्वेश्चन में पूछा है, प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि आप उस स्थान का क्षेत्रफल बताइए कि जिसमें घास अभी पड़ी हुई है, जिसको अभी चरा नहीं है गाय ने, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, हम देखते हैं कि पूरे क्षेत्रफल कितना है, पूरा क्षेत्रफल कितना है 1681 है। इसको हम कहाँ लगाते हैं, यहाँ पर देखते हैं 1600 कितना है 81 में से 81 बटे 4 में से यदि हम ये जो चरा हुआ घास का मैदान है कितना 693 बटे कितना है 8 है, यदि हम इसको घटा देंगे तो हमारा जो बचा हुआ घास का मैदान है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इसको भी 8 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे और इसको 8, तो इसको भी हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाता है कितना 3362 आ जाता है। कितना आता है 3362। यदि 3362 में से 693 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 12 में से 3 जा कितना हो जाता है 9, और यहाँ से 5 बचा 5, 15 में से 9 जा कितना बचा 6, और यहाँ से बचा हमारा 2, और 12 में से 6 जा कितना बचेगा 6, और यहाँ बचा 2, और बटे में कितना है 8। ठीक है दोस्तों, कितना है 8। अब इससे हम काटते हैं तो हमारा निकल कर आता है कितना 8 3 के 24, 8 3 के 24 और 8 3 के 24 दशमलव कितना आ जाएगा 625, 625। बचे हुए घास के मैदान का क्षेत्रफल कितना अभी 333.625 है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न क्वेश्चन हमें प्रश्न में डाल देता है हमारे एग्जाम में, तो हम कर नहीं पाते हैं, बस हमें जरूरत है तो अभ्यास की। ऐसे प्रश्न बार बार देता रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है, 6वां नंबर, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है। आज का जो प्रश्न है थोड़े कैलकुलेटिव है और ज़्यादा बड़े बड़े हैं, तो उसको हम कर ले रहे हैं, लेकिन समय लग रहा है समझाने में। लेकिन अगर करना होता तो कम से कम 45 या 30 सेकंड के आसपास करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, बस कैलकुलेशन तगड़ी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको आप लोग पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको आप लोग पढ़िए। इसमें कह रहा है कि भिन्न संख्या का सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, इसमें निकालना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कई प्रकार से निकाला जाता है, डिफरेंट करके, एलसीएम लेकर, और इसमें जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो कर हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। कितना है 6 बटे कितना है 11, फिर दिया है कितना 13 बटे 18, 13 बटे 18, और आगे दिया है 15 बटे 22। कितना दिया है 15 बटे 22। ठीक है, फिर आगे दिया है 19 बटे 36, 19 बटे 36, फिर आगे दिया है 25 बटे 37। कितने लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें कहते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो देखते हैं सबसे बड़ी संख्या ऊपर वाला कितना है, ज़्यादा है 25 है, तो 25 वाले को ही मार कर चले जाते हैं। हाँ, हो सकता है कभी कभी सही हो जाए, लेकिन पूरे तरीके से आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि यह कन्फर्म नहीं है कि यह सही होगा। इसमें हमेशा रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई का हम यूज करते हैं। यहाँ से देखिए इसका डिफरेंट कितना है 13 5 18 और 6 5 11 होता है। इसमें बेसिकली जो अंतर जिसका समान होता है उसमें बड़ी वाली संख्या क्या होती है, हमारा बड़ा होता है, और छोटी वाली छोटी होती है, तो ये हमारा छोटा है। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 दूनी कितना होता है 26, 13 दूनी 26, दो कितना हो गया 24। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 15 बटे 120। ठीक है, और 15 एक कम 15, और 15 और 12 कितना होता है 27। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए कौन सा बड़ा है, तो 246 और 270 में कौन बड़ा है, तो 270 बड़ा है, यानी अभी छोटा है। ठीक है दोस्तों, और हमारा ये वाला बड़ा है 15 बटे 22। अब देखते हैं इसको, इसमें भाग देते हैं, गुणा करते हैं, कितना होता है 15 छक्के कितना होता है 90, हासिल 9, और 15 3 45 और 9 कितना होगा 54। ठीक है, 45 9 कितना होता है 54। इसमें हम गुणा करेंगे तो 19 दूनी
38 हो जाता है, और 19 दूनी 38 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। अब इसमें देखिए 540 में और 441 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे 540 बड़ा है, अर्थात 15/22 हमारा बड़ा है, ठीक है, और ये हमारा छोटा हो जाता है। अब यहाँ से देखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 33 का, तो 15 तिया कितना होता है 45, और 15 तिया 45 4 कितना हो जाएगा 49, ठीक है, कितना हो जाएगा 49। अब इसका गुणा करते हैं इसमें, तो 25 दूनी कितना होता है 50, और 25 दूनी 50 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55, ठीक है ना दोस्तों। 495 और 555 में कौन बड़ा है, तो देखिए 555 बड़ा है, तो हमारा सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी 25/33। तो इस प्रकार से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है तुक्का के माध्यम से भी सही हो चुका है, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, 16,000 पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से प्रश्न दे देता है, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सारे बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला के माध्यम से हल करते हैं। तो दोस्तों, हम जो बताएंगे वो बहुत शॉर्ट तरीका होगा, उसको कैसे सोल्व करेंगे देखिए। पहले देखते हैं मूलधन कितना दिया है। मूलधन दिया है कितना 16,000, ठीक है, कितना दिया है 16,000, और समय कितना है 3 वर्ष है, कितना है 3 वर्ष है, और जो दर कितना है हमें दिया है वो 5%, कितना दिया है 5%, और 5% की फ्रैक्शन क्या होती है बता दीजिए, तो कहेंगे 1/20 होती है। तो देखिए कितने वर्ष के लिए कहा है, 3 वर्ष के लिए, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। बहुत सरल तरीका है, आप लोग बस एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ से हम सारे मान निकाल सकते हैं। तो देखिए 116 मूलधन का हम निकालेंगे 5%, अर्थात 1/20, तो हमारा कितना निकल कर आ जाता है यहाँ से, तो आ जाता है कितना 800, कितना आ जाता है 800। आपको पता ही है जो पहली जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है वो प्रत्येक वर्ष समान वर्ष मिलती है, साधारण ब्याज जो होता है वह हमेशा बराबर मिलता है। तो देखिए पहले में भी 800 मिलेगा, और दूसरे में भी 800 मिलेगा, और तीसरे साल भी क्या होगा 800 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। अब जो अगली साल मिलेगा वह क्या मिलेगा 800 पर 120%, 1/20%। तो 800 पर अब इस पर हमें मिलेगा 1/20%, अर्थात 5% का मान कितना होगा 1/20। अब यहाँ से काटेंगे तो हमारा निकल कर कितना आता है 40। जब यहाँ 40 आता है तो अब इन सब का निकालेंगे तो इसका दुगना आएगा। जब 40 आता है आपको बस इतना काम करना है, जो यहाँ पर मान आता है काटने के बाद इसका बस जस्ट दुगना कर देना है। तो दुगना कितना होगा इसका 80, ठीक है ना दोस्तों। अब देखते हैं, अब हम इसका निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो 40 का 1/20 कितना होगा, 40 का 1/20 कितना होगा, तो आप बोलेंगे कितना 2। तो हमें पूछा ये साधारण ब्याज हमारा है, ठीक है ना दोस्तों, ये क्या है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें जो है ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों जुड़ेंगे, ये जो ब्याज है इसको दोनों जोड़ा जाएगा, तब हमारा आ जाएगा कितना टोटल जोड़ने के बाद आ जाता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। आपको बस इतना करना है, आपको बस यहाँ से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। तो जो इधर का मान आया है इधर का, इसको बस आपको जोड़ देना है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 122। यहाँ से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर आता है वो कितना आता है 122। तो हमारा यहाँ से आंसर निकल कर कितना आ जाता है 122, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आप लोग यदि चक्रवृद्धि ब्याज अगर नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़े होते तो ये जो हम नियम बताए हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आता है, ठीक है ना दोस्तों। आप लोग बस प्रयास करिए और अभ्यास करिए, ठीक है, लगाने का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 क्या कह रहा है, इसको सोल्व करते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत कितना है 64 है। यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 है और 25 छात्रों के अंकों का औसत कितना है 31 रहा हो, तो शेष छात्रों के औसत का एक अंक के बाद दशमलव हमें बताना है क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए इसमें कहा है कि 20%, पहला जो है कितना है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलेंगे 1/5 हो जाता है, कितना होता है 1/5। और 25% का जो फ्रैक्शन होता है वह कितना होता है 1/4 होता है। तो कोई एक ऐसी संख्या मान लीजिए, अर्थात इसमें पूछा है कि छात्रों का जो औसत है वह कितना है, तो इसमें देखिए 5 और 4 का से कटने वाली संख्या मान लेते हैं, कितना हो जाता है, तो हम मानते हैं कितना 20, ठीक है ना दोस्तों।
तो कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत जो है वह कितना है। टोटल संख्या हम कितना माने हैं 20, और 20 संख्याओं का औसत कितना है 64। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें योग निकल कर आ जाएगा। तो 64 गुने कितना होता है 128 होता है। कितना होता है 128 हो जाता है, यानी 1280 आ जाएगा। अब कह रहा है कि जो टोटल संख्या माने 20, इसका 1/5%, कितना 1/5 कितना होगा, तो संख्या कितनी होगी 4 होगी। और इसका जो पहला मान दिया है, पहले 20% का जो 20% छात्रों में जो अंक औसत अंक है वह कितना है 91 है। कितना है 91। अब 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका योग निकल कर कितना आएगा 4 एकम 4 और 4 नमा कितना हो जाएगा 36। ठीक है। और फिर आगे का है कि 20% का जो अगला जो है वह 25% निकालना है। तो 25% का फ्रैक्शन कितना है 1/4, और 20 का 1/4 निकालेंगे तो संख्या हमारी कितनी निकल कर आ जाएगी 5। और 5 का जो औसत दिया है वह कितना दिया है 31 दिया है। कितना दिया है 31। इसका हम योग निकालेंगे तो कितना आएगा 5 एकम 5 और 5 हैं 15, 155। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं 5 4 9 संख्याओं का जो योग निकल कर आ जाता है वो कितना आता है 5 4 9 और 6 5 11 और 3 1 4 1 कितना हो जाता है 5, 519 आ जाता है। टोटल संख्या कितनी थी 20 और 9 संख्याओं का योग इतना आ चुका है। तो शेष संख्या कितनी हो जाएगी, शेष संख्या अभी कितनी बची है, आप लोग कहेंगे कितनी बची है 11। 11 संख्याओं का योग कितना बचेगा अभी, तो देखिए 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 8 में से 7 में से अगर 1 घटाते हैं तो कितना बचेगा 6, और यहाँ बचा है 12, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7। अब इसमें हम 1 का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से काटेंगे 11 छक 66 और ये बचा कितना 10 और 100 हो जाता है, 11 9 99 होता है दशमलव, अभी बचेगा कितना 2 और 11 एकम 11 और 11/88। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 69 पॉइंट कितना 2, 69.2 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस प्रकार से हम आसानी से लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है 9, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है ना दोस्तों, इसको पढ़िए, तेजी से हम लोग खत्म करेंगे इसको। क्या कह रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कांच की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 mm त्रिज्या वाली कांच की छोटी छोटी ठोस गेंदें बनाई गई हैं। तो बनी हुई छोटी गेंदों की संख्या कितनी होगी, हमें गेंदों की संख्या ज्ञात करनी है। जब भी कोई बड़ी वस्तु को छोटी छोटी चीज़ों में पिघलाकर बनाया जाता है तो उस चीज़ के आयतन का और इस चीज़ के आयतन के बराबर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो गोले का आयतन आप लोग बताइए कि गोले का आयतन क्या होगा। गोले का आयतन क्या होगा, तो होगा कितना 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना दोस्तों, अब इसके बराबर करना है। पहली त्रिज्या हमें कितनी दी है, पहली त्रिज्या हमें कितनी दी है 9 सेंटीमीटर। कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। और अगला जो दिया है हमारा, अगली त्रिज्या कितनी दी है, तो हमारी दी है कितनी, अगली त्रिज्या 3 mm। 3 mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग दे देंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो यह सेंटीमीटर में बदल जाएगा। कितना आएगा 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, यह दूसरी त्रिज्या है। तो देखिए 4/3 इसका आयतन पहले गोले का, और त्रिज्या कितनी है, मान त्रिज्या रख देते हैं पाई, और पाई रख देते हैं, और देखते हैं त्रिज्या कितनी है 9। क्यू है तो 9 बार गुणा करेंगे। कितना बार 9 बार। कितना बार 9 बार गुणा करेंगे। कितना हमें बनाना है तो हमें नहीं पता, संख्या कितनी निकालनी है, तो हम मान लेते हैं कितना n, और हमारी जो त्रिज्या है वह 4/3 और पाई, और त्रिज्या कितनी है 3/10। ठीक है दोस्तों, 3/10 गुणे 3/10 गुणे 3/10। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम काटेंगे 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाता है। अब देखिए यहाँ से काटेंगे 3 3 9 और 1 9 यहाँ से कट जाता है। यहाँ से काटेंगे तो 3 3 9। अब यहाँ से हमारा n का जो मान निकल कर आ जाता है, n का जो मान निकल कर आता है कितना आता है 9 3 कितना हो जाएगा 27, और यहाँ 3 0 बचा है तो 3 0 को इधर ले जाकर गुणा कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में गोलों की जो संख्या है छोटे छोटे कितनी निकल कर आ जाएगी, तो 27,000। ठीक है ना दोस्तों, तो 27,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 10। ठीक है ना दोस्तों, उस प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 10, कह रहा है क्वेश्चन में एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 25% की दर से मूल्य ह्रास अर्थात कमी होता है। यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच 24,000 का अंतर है तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य क्या होगा और कितना होगा। ठीक है ना दोस्तों, कितना होगा। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा।
25% का फ्रैक्शन आप लोग बताइए कितना होता है? 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। जब 4 हमारा संख्या है और 4 रुपये है, उसमें 1 की कमी हो रही है तो कितना होगा? 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4। 1 की कमी हो रही है तो कितना होगा? 3/4। हम मान लेते हैं कि पहली संख्या कितनी है, वह ए है। ठीक है, इसमें 3/4 कितने वर्ष कह रहा है कि प्रति वर्ष या पहले वर्ष 3/4 का कमी होगा। कितने का? 3/4 का कमी होगा। फिर दूसरे वर्ष क्या होगा? 3/4 की कमी होगा। लेकिन अंत में जो अंतर निकालना है वह 1/4 ही रखेंगे। 1/4 यहाँ पर रख दिए और रखने के बाद जो हमारा अंतर बचा है वह कितने का है? 24,000 का। कितने का बचा है? 24,000 का। अब यहाँ से हम काटेंगे तो देखिए आता है कितना? 3 वाले 24, कितना आ गया? 8,000। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है ए बराबर कितना हो जाएगा? 8,000 गुणे 64 बटे कितना हो जाता है? 3। ये 3 नीचे आ जाएगा। अब पूछा है क्वेश्चन में कि तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य, तो पहले वर्ष के अंत में कितना कितना है? 3/4। अब इसको हम क्या करेंगे? 3/4 से गुणा कर देंगे। इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 16 बार में कट जाएगा। 16 बटे कितना होता है? 16 बटे कितना होता है? 128। 128,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वो कितना होता है? 128,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िएगा और आंसर देने का प्रयास करिए। समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। 11 को कह रहा है कि एक संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आप लोग लगा लेंगे। इजी प्रश्न है। क्या है कि 2 संख्या है, एक संख्या x है, एक संख्या y है। इसको इकाई मानते हैं, इसको दहाई मानते हैं। दहाई में क्या करते हैं? 10 का गुणा करते हैं, इकाई में 1 का गुणा करते हैं। तो देखिए पहली संख्या हमें कितने पड़ जाती है? 10x प्लस y हो जाती है। ठीक है, तो ये पहली संख्या। और कह रहा है कि उनके अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। ठीक है, तो इसको पलटेंगे इधर तो हो जाता है 10y प्लस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से कहा है क्वेश्चन में कि उनको अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो संख्याओं का योग का गुणनखंड कितना होगा। तो इसको हम योग करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम योग निकालते हैं, कितना हो जाता है? 10x प्लस y, फिर प्लस, यही योग कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 10x से और एक x से तो कितना हो जाएगा? 11x प्लस 10y और 1y कितना हो जाएगा? 11y। अब यहाँ से यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, तो 11 को क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे, तो x प्लस वाई इंटू 11 आ गया। तो यही पूछा है क्वेश्चन में कि संख्याओं का योग का गुणनखंड, तो गुणनखंड कितना है? 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाता है कितना? 11। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। अगर अंतर पूछता है तो 9 आ जाता है। यहाँ पर योग पूछा है तो योग हमारा कितना आ गया? 11। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 क्या कह रहा है? 12 को पढ़िएगा। कह रहा है 12, एक प्रकाशक थोक विक्रेता को एक पुस्तक 30% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को वह पुस्तक 25% के लाभ पर बेचता है। फिर वह पुस्तक ग्राहक को 20% के लाभार्जन पर 312 रुपये में बेची जाती है। तो थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना है? क्रय मूल्य मान लेते हैं ₹1। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? पहले पे 30% का छूट दे रहा है, 30% लाभ पे बेच रहा है, तो कितना हो जाएगा? 100 में अगर 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130%। ठीक, अब यहाँ से क्या कर रहा है आगे कि 25% थोक खुदरा विक्रेता को देता है, तो वो भी लाभ पर, तो 25% लाभ करेंगे 100 में तो कितना हो जाएगा? 125 बटे कितना हो जाता है? 100। अब देखते हैं आगे कहा है कि फिर भी वह पुस्तक पर 20% का लाभ कमाता है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 120% बटे 100 हो जाता है। अब जब ये लाभ कमा गया तो इसको प्राप्त कितना हो गया? बेचा कितने में? 312 रुपये में। अब यहाँ से हम काटते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 बचे 125, 25 चौको 100 और 20 छक्का 120, 20 बचे 100। अब यहाँ से काटेंगे 13 दूनी 26, बचा कितना? 5 और 2 यहाँ उतर जाता है, 5 2 कितना हो जाएगा? 52 और 13 चौको कितना होता है? 52। यहाँ से काटेंगे 6 चौको 24। अब यहाँ से 5 से 5 कट गया और ये जाकर उधर गुणा करेगा। अभी यहाँ 10 बाकी है, तो 10 चौको 40 चौको कितना हो जाता है? 160। 160 रुपये का वह क्या किया था? खरीदा था। 160 रुपये की वस्तु को वह क्या किया था? खरीदा था। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? समझिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर
13। इसको सॉल्व करते हैं। पहले पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को एक साथ मिलकर 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और ए और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सी अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो इसको देखिए कौन कौन है। पहला है ए प्लस बी, दो लोग मिलकर साथ में कितने दिन में? 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं किसी काम को। और बी और सी किसी काम को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? तो वो है 15 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में? 15 दिन में। और ए और सी मिलकर, कौन? ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में कर रहे हैं? तो 20 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में? 20 दिन में। अब यहाँ से हम टोटल काम निकालेंगे, 10, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? तो कहेंगे 60 आएगा। अब यहाँ से हम क्षमता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्षमता। ठीक है, क्षमता निकालते हैं। क्षमता क्या होगा इसका? 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60। अर्थात ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, ए और सी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। अर्थात दो लोग सभी एक साथ हैं तो 2 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि ए प्लस बी और प्लस सी तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? तो 6 4 10 3 13। अब यहाँ से काटेंगे तो तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे, 6.5 आ जाएगा। कितना आएगा? 6.5। अब यहाँ से पूछा है कि सी की क्षमता कितनी होगी, अर्थात सी कितने दिन लगाएगा। तो अब देखते हैं ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 6। तो यहाँ पर भी ए और बी है, यहाँ से 6 इसका काम हो जाता है। अब इसको इधर भेजेंगे तो हमारा यहाँ पर 6 घट जाता है। केवल सी की जो क्षमता आती है वो कितनी आती है? 0.5। अब इसी से हमें पूरा काम करवाना है, 60 काम है, 0.5 की क्षमता से हम सी से कराएंगे। तो यहाँ से देखिए दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। अगर हम 5 से काटते हैं 600 को तो कितना आता है? 12 पचे कितना होता है? 12 पचे 60 होता है। अर्थात 120 दिन में यह पूरे काम को कर लेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वह 14 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? उसको आप लोग देखिएगा। आज का वीडियो का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है? 14। और इसको आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा। कह रहा है कि 6060 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए के हिस्से में से 15 रुपये और बी के हिस्से में से 20 रुपये और सी के हिस्से में से 25 रुपये कम कर दिए जाए तो उनके हिस्सों का अनुपात 5, 7 और 8 हो जाता है। तो सी के हिस्से का जो हिस्सेदारी है वह कितना होगा? ठीक है, मूल हिस्सेदारी पूछा है, अर्थात टोटल घटाया हुआ भी और जो सी का प्राप्त राशि है वह भी। ठीक है, तो कह रहा है कितने व्यक्ति हैं? ए है और कौन है? ए है और बी है, रेशियो बनाते हैं, और कौन है? सी है। ठीक है, इनके रेशियो का जो अनुपात, इनके जो हिस्से का अनुपात है वह कितना है? 5 है, 7 है और कौन है? 8 है। कितना है? 8 है। ठीक है ना दोस्तों, कह रहा है कि कितने रुपए हैं? 6060 रुपये हैं। कितना है? 6060 रुपये। कह रहा है कि ए को 15 रुपये कम, बी को 20 रुपये कम और सी को 25 रुपये कम। इन तीनों को जोड़ा जाए तो हमारा कितना कम दिया जा रहा है? 60 कम दिया रहा है। कितना? 60 कितना दिया जा रहा है? वह 60 कम दिया जा रहा है। इसमें से घटाएंगे तो हमारा जो मूल राशि निकल कर आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी? 6000 रुपये। इन संख्याओं के अनुपातों का जो हिस्से का अनुपात है, इनके योग का पूरा टोटल कितना है? 6000। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आता है? 7 5 12, 12 8 कितना हो जाता है? 20। और 20 का मान कितना दिया है? 6000। तो एक का मान कितना है? सी के हिस्से का मान पूछा है, तो सी के हिस्से का मान कितना है? 8। तो 8 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए 6000 बटे 20 और गुणे कितना करेंगे? 8। यहाँ से काटेंगे 1 0 से 1 0, यहाँ से काटेंगे 300 और यहाँ से हमारा निकल कर आता है कितना? 2400। ये 2400 तो वर्तमान का है। और मूल राशि जो पूछा है, मूल हिस्सेदारी, तो मूल हिस्सेदारी सी का कितना घटाया गया था शुरुआत में? तो 25 रुपये। कितने? 25 रुपये। इसको हम ऐड कर देंगे तो टोटल निकल कर आता है कितना? 2425 रुपये। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वो कितना होता है? 2425 रुपये हो जाता है। तो सी का हिस्सा कितना निकल कर आ गया? इतना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट? तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी जिस प्रकार से हम होमवर्क देते थे हर एक वीडियो में, तो आपको यह 15वां क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।